देखिए, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में किस तरीके से उनके चुनाव की प्रक्रिया होती है, शुरुआत कैसे होती है, चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, इस संदर्भ में बताया था। इसके साथ ही हमने राष्ट्रपति के बारे में, जो प्रथम राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, दो राष्ट्रपति हुए थे, उनके कार्यकाल के संदर्भ में आपको जानकारी दी थी। ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं उसके संदर्भ में हम आपको बताते चल रहे हैं। आज हम चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, पहले तो भारत के राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में दिया गया है। इसको देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 पहली चीज, ठीक है। तो 55 में दिया गया है भारतीय संविधान के कि किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया होती है, चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, ये तो हमने आपको बता ही दिया था। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया, दूसरी चीज एक बात और जान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पूर्व किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, चाहे वो इस्तीफा दे दें, चाहे महाभियोग द्वारा हटा दिए जाएं, चाहे राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए, तो उस कंडीशन में 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य होता है। कितने दिन के अंदर? 6 माह के अंदर। मतलब किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होता है, चुन लिया जाना चाहिए। दूसरी चीज, राष्ट्रपति का कार्य खत्म होने से, समाप्त होने से पूर्व, उसके 6 माह पूर्व से चुनाव की प्रक्रिया, सारी चीजें शुरू हो जाती है और राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। तीसरी बात देखिए, अगर मान लीजिए किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, मान लीजिए किसी राष्ट्रपति ने 2 साल कार्य किया और उसके बाद उनका पद रिक्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में अगला जो राष्ट्रपति चुने जाएंगे वो शेष कार्यकाल के लिए नहीं होते हैं, वो पूरे 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जैसे होता है ना कि सांसद हैं या विधायक हैं, अगर उनके सीट खाली होती है तो जो चुनाव होता है वो शेष कार्यकाल के लिए, मान लीजिए 2 साल किसी विधायक जी ने कार्य किया और उसके बाद वो किसी कारण से पद रिक्त हो गया, तो अगले जो चुनाव होगा वो 3 साल के लिए, जो बचा हुआ कार्यकाल है। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रपति पूरे कार्यकाल के लिए, पूरे 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने, पहली बात तो राष्ट्रपति का पद जो होता है वो 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रहता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति तत्काल कार्यभार संभाल लेते हैं। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यभार संभाल लेते हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होता है। ऐसा जब कार्यकाल के दौरान भी अगर राष्ट्रपति कार्य नहीं कर पा रहे हैं या वो ये कह रहे हैं कि, जैसे प्रथम राष्ट्रपति के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उस समय के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को कार्यभार सौंपा था कुछ समय के लिए। तो इस तरीके से रहते हुए भी वो उपराष्ट्रपति को कार्यभार सौंप सकते हैं। अब आइए, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया आम चुनाव प्रक्रिया की तरह नहीं होती। पहली बात तो ये जान लीजिए, इनकी चुनाव प्रणाली को कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। इसको नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट भी और बहुत बड़ा भी है ना। तो देखिए, इसमें संक्रमणीय शब्द देख लीजिए। अच्छा, ये प्रक्रिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति में हर शब्द का अलग अलग अर्थ है। संक्रमणीय शब्द देख लीजिए, स्थानांतरणीय, हर चीज का तो अर्थ आप समझ रहे हैं, स्थानांतरणीय होता है, ठीक है। इसको क्यों किया जाता है? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं तो हमने बता दिया, पिछले चैप्टर में बताया था कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य।
कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता। जब आप क्वेश्चन करेंगे ध्यान रखिएगा, चारों ऑप्शन देखिएगा। पहले ऑप्शन में क्या दिया है, जैसे लोकसभा के प्रतिनिधि, राज्यसभा के प्रतिनिधि, विधानसभा के प्रतिनिधि। दूसरे ऑप्शन में हो गया लोकसभा के प्रतिनिधि, राज्यसभा के प्रतिनिधि, विधानसभा के प्रतिनिधि, विधान परिषद के प्रतिनिधि। तीसरे ऑप्शन में हो गया लोकसभा के प्रतिनिधि, राज्यसभा के प्रतिनिधि, विधान परिषद के प्रतिनिधि। ऊपर के तीनों ऑप्शन गलत हैं। चौथा ऑप्शन आया लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। तो आप ऑप्शन तभी लगा पाएंगे जब चारों ऑप्शन केयरफुली सुनिए। कभी कभी होता है कि आप पढ़े और आपने देखा लोकसभा के प्रतिनिधि, राज्यसभा के प्रतिनिधि और विधानसभा के प्रतिनिधि पहले ही ऑप्शन में लगा दिया, पता चला चौथे तक पहुंचे ही नहीं और असली आंसर चौथे में था। तो क्वेश्चन करते समय चारों ऑप्शन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति, इसको समझिए कैसे क्या होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और सांसद, चुने हुए सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सांसद भाग लेते हैं। तो स्थिति ये होती है कि उनके वोट निकाले जाते हैं। एक विधायक, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है। अब एक विधायक का वोट निकाला जाता है, एक एमएलए का वोट कितना होता है। तो देखिए एक एमएलए का वोट बराबर होगा राज्य की जनसंख्या बटे राज्य के कुल विधायक टोटल, है ना, गुणे 1/1000। ठीक है, राज्य की जनसंख्या बटे राज्य के कुल विधायक यानी एमएलए गुणे 1/1000, ये आ जाएगा एक एमएलए का वोट। ठीक है, अब एक एमएलए का जो वोट आएगा उससे आप गुणा कर देंगे जितने एमएलए हैं। ठीक है, और इससे टोटल आपके राज्य के एमएलए यानी विधायकों के वोट आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सांसदों के वोट कैसे निकाले जाते हैं। सांसदों के वोट की काउंटिंग कैसे होगी। सांसदों के वोट की काउंटिंग इस तरीके से, आपने सारे राज्यों के एमएलए का एक राज्य के एमएलए सारे एमएलए का वोट निकाला, अब सारे राज्यों के सारे एमएलए के वोट निकाल लिया, उनकी गणना निकाली। अब देखिए ये होगा सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत बटे सभी सांसदों का, सभी का मतलब चुने हुए जो वोट डाले वोटर के, वो 2 जो हैं और राज्यसभा के जो 12 हैं उनके वोट नहीं गिने जाएंगे। यानी कि कितना हो गया आप देख लीजिए कि इस समय 545 है, 2 निकाल दीजिए चुने वाले, तो 543 543 और उधर 250 में 12 निकाल दीजिए तो 238। ठीक है, तो इतने 543 प्लस 238, इसका मतलब क्या हो गया। और 238 भी नहीं, हाँ 238, तो आप टोटल देख लीजिएगा कितने हो रहे हैं और उसका इस तरीके से एक सांसद का मत आ जाएगा। ठीक, अब इस तरीके से एक सांसद का मत निकल गया और एक विधायक का मत हो गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, हर राज्य के एमएलए का मत अलग अलग आएगा, या हर राज्य के कुल एमएलए का मूल्य जो आएगा वो अलग आएगा, क्योंकि राज्य की जनसंख्या अलग है और जनसंख्या के साथ साथ एमएलए की भी संख्या वेरिएट करती है, अलग अलग राज्य में अलग अलग एमएलए हैं। एक बात और ध्यान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये जो हम लोगों ने जनसंख्या वाली बात कही थी ना कि राज्य की कुल जनसंख्या, तो देखिए राज्य की कुल जनसंख्या जो है वो 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है, 1971 की जनगणना के आधार पर। और अगला जो 1971 की जनगणना को ही आधार बनाया गया और अगला जो जनगणना बनाया जाएगा वो 2021 की जनगणना के आधार पर चेंज किया जाएगा 2026 में। यानी कि अगला जो इस पे चेंज होगा, जनगणना को आधार बनाया जाएगा,
वो 2021 की जनगणना के आधार पर जो चेंज होगा वर्ष 2026 में। इसको भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसके पीछे कई एक कारण है जो हम उसको बताएंगे, लेकिन अभी इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए, ये आपका हो गया कि किस तरीके से हम उसका वोट गिनेंगे, काउंट करेंगे। अब इसमें वोटिंग का, अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखिए, जैसे हम लोग आम लोग सांसद और विधायक या नगर पालिका की वोट डालने जाते हैं, तो उसमें क्या, पहली बात तो ये जान लीजिए कि हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता वोट नहीं डालती है। कौन डालता है वो हम पहले बता चुके हैं। चूंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है तो जनता का कोई रोल उसमें नहीं होता है। किसका रोल होता है? जनता का तो रोल होता ही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रोल होता है। जैसे हम एमएलए चुनते हैं, है ना, या जनता एमएलए चुनती है, जनता ही एमपी चुनती है। ये लोग हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो अप्रत्यक्ष हो गया। अब इसमें क्या होता है कि वोट डालने जब गए तो हम लोग जिसको वोट डालना होता है उसके नाम के आगे बटन दबा देते हैं, पड़ गया वोट। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो चुनाव में होता है उसमें जिसको वोट डालना होता है, ऐसा नहीं, उसमें सबको वोट डालना होता है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है कि वोट आपने डाला, ऐसा नहीं कि जो सबसे ज्यादा मत पा गया वो जीत गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि 50% + 1, इसको देखिए, कुल पड़े वैध मतों का 100/2 + 1, ठीक है ना, जो इतना मत प्राप्त करता है, ठीक है, यानी 50% + 1, जो इतना मत प्राप्त करेगा वो जीतेगा। वो चाहे पहले राउंड में प्राप्त करे, चाहे दूसरे में करे, चाहे तीसरे में करे। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, मतलब उसको इतने वोट मिलने चाहिए, कुल पड़े वैध मतों का 50% + 1, है ना, इतने जो वोट पा जाएगा वो जीत जाएगा। अब आगे आइए, देखिए वोट जैसे हमारे पास मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े हैं, A, B, C, ठीक है। अब वोट जो हम देंगे वो तीनों को देंगे। मान लीजिए प्रथम वरीयता का मत इनको, द्वितीय वरीयता का मत इनको, तृतीय वरीयता का मत इनको। अब कोई दूसरे लोग हैं, उन्होंने प्रथम वरीयता का मत इनको दिया, द्वितीय इनको दिया, तृतीय इनको दिया, ठीक है। अब फर्स्ट राउंड में क्या होगा कि पहले तो ये देखा जाएगा कि ऐसा तो नहीं कि 50 + 1 कोई पा गया। अगर 50 + 1 मत प्राप्त कर लिया तो फिर वो इलेक्ट हो गए, जीत गए, पहली चीज, है ना। अगर पहले राउंड में ऐसा नहीं होता है तो द्वितीय राउंड की गिनती होती है। दूसरे राउंड की जो गिनती होती है, आज तक केवल एक ही बार हुआ है। हमारे चौथे राष्ट्रपति थे श्री वीवी गिरी, वेंकटगिरी वराहगिरी। तो श्री वेंकटगिरी वराहगिरी के समय द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती हुई थी, केवल एक बार। इसके अलावा ना तो पहले हुआ था ना बाद में हुआ था। द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती आने की नौबत ही नहीं आती है। तो अब देखिए कि ये जो है द्वितीय वरीयता के मतों की जब गिनती होगी तो क्या होगा कि जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, यानी कि तृतीय वरीयता के जिनको वोट मिले हैं उनको बाहर कर देंगे, ठीक। इनके जो द्वितीय वरीयता के मत हैं उसको ऊपर के जो कैंडिडेट हैं उनको प्रथम वरीयता के साथ जोड़ देंगे, ठीक है ना। दूसरे राउंड में जिसको तृतीय वरीयता के मत मिले हैं उसको तो बाहर कर देंगे। अब उनके जो द्वितीय वरीयता के मत हैं उसको पहले के जो दो कैंडिडेट हैं उनके प्रथम वरीयता के साथ जोड़ देंगे। और इस तरीके से अगर 50 + 1 आ गया तो वो निर्वाचित हो गए। अगर ये कंडीशन इस पे भी नहीं आई तो तृतीय वरीयता के मतों की गिनती होती है, मतलब तीसरे। तो इस तरीके से तब तक गिना जाएगा जब तक कि 50 + 1 नहीं आ जाता है, ठीक है। इसको समझ सकते हैं, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछा जाएगा ये पता नहीं, लेकिन आमतौर पे इस पे कि किस तरीके से या पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि भाई द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती के बाद कौन राष्ट्रपति चुने गए थे। हमने आपको बता ही दिया, श्री वीवी गिरी जो अपने चौथे राष्ट्रपति हुए थे,
इतना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से राष्ट्रपति जी चुने जाते हैं या मतों की गिनती होती है। ठीक है, अब देखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में 1957 में एक बड़ा रोचक प्रश्न आ गया था और उस पर रिट हो गई। प्रश्न ये था कि आज भी ये क्वेश्चन आते हैं और सवाल ये उठता है कि भाई मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा भंग है, एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, तो क्या होगा। 1957 में एक बीजी खेर एक व्यक्ति थे, उन्होंने रिट कर दिया कि साहब वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की विधानसभाएं भंग हैं, तो वहाँ का तो प्रतिनिधित्व ही नहीं आ रहा है, कैसे ये चुनाव, इसलिए ये चुनाव रद्द किया जाए। 1957 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया। निर्णय ये दिया कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया किसी भी हालत में नहीं रोकी जाएगी। पहला तो ये कहा गया, नहीं रोकी जाएगी मतलब आगे भी कभी नहीं रोकी जाएगी। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी रिट की सुनवाई नहीं होगी। पहला ये कहा गया कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया नहीं रोकी जाएगी, क्योंकि 6 महीने से शुरू हो गया और कार्यकाल खत्म होने के पहले राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए, तो पहली बात तो ये कह दी। दूसरा, चुनाव प्रक्रिया के बीच में किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी, चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाए उसके बाद आप रिट कर सकते हैं। चुनाव पूरा हो गया, उसके बाद फिर से बीजी खेर साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद उन्होंने जजमेंट दिया। ये जजमेंट आया था जो हमने दोनों बताया है, उसके बाद ही जजमेंट आया था। तीसरी बात उसी समय ये कही गई थी कि चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन में, अच्छा एक और बता दें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो चुनाव के खिलाफ रिट जो होती है केवल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त कोई भी कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है ना। जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है ना, वो 1952 में निर्धारित की गई थी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952, जो भी चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, निर्वाचन अधिनियम 1952। अब इसी में ये इसी के तहत सारे चुनाव होते हैं। तो दो बातें, तो तीसरी बात ये कही गई बीजी खेर के मामले में कि आगे से अब कोई जो भी चुनाव होगा राष्ट्रपति का, चुनाव के बाद ही उस पर रिट की सुनवाई होगी, लेकिन किनकी कौन रिट कर सकेगा ये भी तय कर दिया। ये तय किया कि भाई चुनाव के में खड़े हुए व्यक्ति ही रिट कर सकते हैं, जो इलेक्शन खुद लड़ा हो वही रिट कर सकता है, इसके अलावा सभी रिट नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये कही गई। दूसरा ये कहा गया कि जो मतदाता मंडल में होते हैं, मतदाता मंडल में फिर से बता दें, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों में से ही रिट कर सकते हैं। उसकी न्यूनतम संख्या भी निर्धारित कर दी गई कि कम से कम 20 सदस्य ही रिट कर सकते हैं। दूसरी चीज, चुनाव होने के बाद 30 दिन के अंदर रिट होनी चाहिए। अगर रिट करना भी है तो चुनाव प्रक्रिया होने के बाद 30 दिन के अंदर रिट हो जानी चाहिए। ये 3-4 चीजें निर्धारित कर दिया गया। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के बारे में, भाई राष्ट्रपति का पद है, हमने आपको बताया एक दिन भी खाली नहीं रह सकता है। अब बीच में राष्ट्रपति का चुनाव शुरू हुआ, रिट पे रिट होने लगी, रिट पे रिट होगी तो क्या होगा कि भाई चुनाव रुक जाएगा, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता है। तो इस तरीके से चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में उन्होंने ये निर्णय दिया कि चुनाव प्रक्रिया किसी भी हालत में रोकी नहीं जा सकती है। एक चीज और देखिए, हमने राष्ट्रपति के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताया था। तो एक इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई एक संशोधन हुए थे। 1952 में हुआ था, 1974 में एक संशोधन करना पड़ा। कारण ये था
कि राष्ट्रपति के चुनाव में संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो वो संशोधन किया गया कि भाई किस तरीके से इस संख्या को कंट्रोल किया जाए, बहुत ज़्यादा संख्या हो रही है। तब ये तय किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक कम से कम, प्रस्तावक और अनुमोदक कम से कम 10-10। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था ना कि प्रस्तावक और अनुमोदक 50-50 होने चाहिए, यानी कि 50 लोग प्रस्ताव करेंगे और 50 लोग उस नाम का अनुमोदन करेंगे। ये वर्तमान में है, लेकिन 1974 में ये संख्या 10-10 की थी। 10 लोग प्रस्ताव करेंगे और 10 लोग अनुमोदन करेंगे। और 1974 से पूर्व क्या था, केवल 2-2 की संख्या थी। 2 लोग प्रस्ताव करेंगे और 2 लोग अनुमोदन करेंगे। 74 में बदलाव किया गया, संख्या ज़्यादा हो रही है, तो कहा गया कि 10 लोग प्रस्ताव करेंगे और 10 लोग अनुमोदन करेंगे। फिर 97 में, ये जो आज का वर्तमान स्थिति है, 97 में किया गया कि 50 लोग प्रस्तावित करेंगे, 50 मतदाता नाम का प्रस्ताव करेंगे और अगले 50 मतदाता नाम का अनुमोदन करेंगे। ठीक है, ये आपका राष्ट्रपति के संसद चुनाव की प्रक्रिया हो गई। अब थोड़ा सा हम राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ लें। 2 राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, 2-3 राष्ट्रपति और देख लेते हैं। देखिए, तीसरे राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, उन्होंने, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ये अपने तीसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल कितना था, 13 मई और 1952 57 से 62 से 67 टू 3 मई 1969। ठीक है, रटा नहीं रहता है, याद करना पड़ता है। तो 67 से 69। ठीक है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत बड़े शिक्षाविद थे। और ये जो दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया जो कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। तीसरी बात यह है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और महात्मा गांधी के बहुत करीबी थे। 1937 में वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वर्धा में इन्होंने महात्मा गांधी के कहने पर प्राथमिक शिक्षा के संबंध में प्रस्ताव दिया था वर्धा कांग्रेस में। तो इस तरीके से प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में बहुत बड़े शिक्षाविद थे, इन्होंने प्रस्ताव दिया था। और उसमें प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, चूंकि स्वतंत्रता के पूर्व यह प्रस्ताव दिया था, उसमें बहुत सारे प्रस्ताव नहीं लागू हुए, बाद में उसको लागू भी किया गया। दूसरी कंडीशन हमने आपको बता दिया कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तीसरी चीज देख लीजिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो उनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये हैदराबाद के रहने वाले थे, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश के कायमगंज में बस गए थे। मूलतः ये लोग अफगानिस्तान के थे, तो उत्तर प्रदेश के कायमगंज में ये बस गए थे। और इनका जो कार्यकाल था बड़ा उल्लेखनीय कार्यकाल था और ये शिक्षाविद थे ही। तो इस तरीके से इन्होंने, और सबसे बड़ी बात थी कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे और लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज के पढ़े हुए थे। अगला आ जाइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई 3 मई 1969 को, तो इनके बाद उपराष्ट्रपति उस समय के थे श्री वीवी गिरी, वेंकट गिरी वराहगिरी, श्री वीवी गिरी, श्री वेंकट गिरी वराहगिरी। श्री वेंकट गिरी वराहगिरी का जो कार्यकाल था वो, ये पहले इसको, एक तो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के समय, और पहले जो मतलब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्यकारी राष्ट्रपति कह लीजिए। तो इनका जो हुआ था 3 मई 1969 से और 20 जुलाई
1969। ठीक है, तो इनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में थे और राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। इतने दिन का कार्यकाल था। चूंकि अब राष्ट्रपति का चुनाव होना था, ये उपराष्ट्रपति थे। इस समय कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा विखंडन चल रहा था। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उन्होंने, के कामराज संभवतः थे मुझे, तो के कामराज ने और भी जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे उस समय, नीलम संजीव रेड्डी भी थे, इन लोगों ने मिलकर ये तय किया कि भाई ऐसा है कि हम लोग जो है नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा करेंगे। लेकिन इंदिरा जी मन से इसका सपोर्ट नहीं कर रही थी। परिणाम ये हुआ कि इंदिरा जी ने इनको कहा कि आप उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दीजिए। जब इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने घोषणा कर दी कि मैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ूंगा, तो पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जो निर्दलीय इलेक्शन लड़के जीते थे। तो इन्होंने निर्दलीय इलेक्शन लड़ा और उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? श्री एम हिदायतुल्लाह। ये मुख्य न्यायाधीश थे। हमने बताया था ना, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय के, यानी पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। इनका कार्यकाल क्या था? ये थे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। अब एक बात और ध्यान रखिए, एक भी दिन गैप नहीं होगा। 3 मई को इनके निधन हुआ था और इनके स्वर्गवास के बाद 3 मई को ही वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लिया। इन्होंने 3 मई को इस्तीफा दिया, तो 20 जुलाई को इस्तीफा दिया, तो 20 जुलाई के बाद श्री एम हिदायतुल्लाह जो कि मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने कार्यभार संभाल लिया और इनका कार्यकाल 24 अगस्त तक था। ठीक है, अब इसके बाद चौथे राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी। श्री वीवी गिरी, चौथे राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी बने। ये जो अपने चौथे राष्ट्रपति थे, इनके बारे में हम अगले उसमें बता देंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, हम राष्ट्रपति के संदर्भ में तो सारी चीज़ें बताते ही चल रहे हैं कि कैसे कैसे उनका चुनाव होता है, किस तरीके से, लेकिन हम एक एक राष्ट्रपति के बारे में, 1-2 राष्ट्रपति के बारे में भी हर चैप्टर के लास्ट में आपको उनके कार्यकाल के संदर्भ में बता रहे हैं। याद करना भी आसान हो जाएगा, एक्ट भी बताते चल रहे हैं, आसान हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और अच्छे के साथ साथ पढ़ाई अच्छे से करेंगे। अच्छा लगने का मतलब ये नहीं है कि एंटरटेनमेंट हो रहा है, आपकी पढ़ाई अच्छी और रोचक ढंग से हो। धन्यवाद।